नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स आपको चल रहा था, जिसमें हिंदी भाषा और संस्कृति का सेशन कंटिन्यू चल रहा है। 12 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। नहीं देखे हैं अभी तक शुरू से, अगर सीरीज को नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर क्रम से देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है ना, फाउंडेशन कोर्स में। और प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो दोस्तों, तो आपको सारे सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना जरूर, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से, कोई सा भी ईयर हो आपका हो। 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट अब तक इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में आप लोगों का इंतजार कर रही है। जल्दी जाइएगा और आपके सभी सब्जेक्ट वहाँ से क्रम से कंप्लीट कर लेना। सभी सब्जेक्टों में डिटेल से क्लासेस ली गई है, चैप्टर वाइज चैप्टर। चलिए, इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारी साइट से परचेस कर सकते हैं। दरअसल 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अवेलेबल हो जाता है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से और आसान भाषा में अच्छे उदाहरणों के साथ में कोर्स को कंप्लीट किया गया है। सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको व्हाट्सअप पर पूरी प्रोसेस समझा दी जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। दोस्तों, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विराम चिन्ह। ठीक है ना, अब विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? देखिए, वैसे तो अब अगर आप कई क्लासेस लेते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो विराम चिन्ह डायरेक्टली आप ऊपर मूव कर दी जाएँगे। कौन-कौन से विराम चिन्ह होते हैं, वो सब बता देंगे। इट्स ओके। लेकिन अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है कि अब एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछे जाएँगे आप लोगों से, बल्कि अब आपसे सब्जेक्टिव आंसर लिखने होंगे। यानी कि अब आपको हर प्रश्न का जवाब लिख कर के देना होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह होते क्या है। तो आज के सेशन में हम परिचय, प्रकार, उपयोगिता, यानी कि कुल मिलाकर के एक ऐसे कॉन्सेप्टों के साथ या ऐसे कंटेंट में देने वाला हूँ जो सीधे प्रश्न के आंसर में सटीक बैठ जाएँगे। ठीक है ना? तो इससे सिर्फ आप जो है टॉपिक को ही क्लियर नहीं करोगे, बल्कि आप साथ-साथ में ये भी सीखोगे कि एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग एग्ज़ैक्टली करना कैसे है? क्या-क्या उसका किस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से लिखना है? तो इस पूरे लेक्चर में हम क्या-क्या कवर करेंगे, तो एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रस्तावना पर बात करेंगे, जिसमें हम एक छोटी-सी भूमिका तैयार करेंगे कि ब्राह्म चिन्ह एग्ज़ैक्टली होते क्या हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं ब्राह्म चिन्हों की परिभाषा, जो कि आपसे सेपरेटली एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। उसके बाद में बात करेंगे ब्राह्म चिन्ह का महत्व क्या है, और फिर देखेंगे हम प्रमुख ब्राह्म चिन्हों के प्रकार, कितने प्रकार के ब्राह्म चिन्ह होते हैं। तो अब जब आपको कोई शॉर्ट क्लासेस मिलती है ना, तो सीधे आपको ये पॉइंट नंबर 4 पर मूव करवा दी जाता है। जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं, वो डायरेक्टली बता दिए जाते हैं। अब सीख तो लेते हैं हम कि कौन-सा ब्राह्मण चिन्ह होता है, कब कहाँ लगाया जाता है, इट्स ओके। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि अगर पूछ लिया जाए कि ब्राह्मण चिन्ह कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके महत्व बताइए, तो हम अटक जाते हैं, वहाँ पर हमारा पेन चल ही नहीं पाता एग्ज़ाम में। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो दोस्तों, ये 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा सेशन आज का पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, यानी प्रस्तावना से। इंट्रोडक्शन क्या है? किसका? ब्राह्म चिन्हों का। चलिए। तो फिलहाल क्लास पर ध्यान दीजिएगा, समझने पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद में मैं साइड में हो जाऊँगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लेना, ठीक है ना? देखिए, जब मनुष्य मनुष्य जब अपने भाव या विचारों को बोल कर के व्यक्त करता है, अब कोई मनुष्य होगा, वो उसके पास में 1-2 तरीके ही हैं जिससे अपने विचारों को व्यक्त कर सके। या तो वो लिख कर के व्यक्त करेगा, या फिर जो है संकेतों के माध्यम से व्यक्त करेगा, या फिर बोल कर व्यक्त करेगा। लेकिन बात जब लिख कर के और बोल कर के आती है, यानी जब मनुष्य अपने विचार और अपने भावों को बोल कर के व्यक्त करता है, बोलकर व्यक्त करता है, तो बात को स्पष्ट करने के लिए बीच-बीच में थोड़ा-सा रुकना पड़ता है ना? यानी कि विराम लेना पड़ता है, स्पेस लेना पड़ता है, या अपनी आवाज़ में उतार-चढ़ाव लाना पड़ता है। लिखित भाषा में इसी रुकने या उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए जिस विशेष सांकेतिक चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। सोचिए, कितना आसान तरीके से यहाँ पर परिभाषित कर दिया गया है विराम चिन्हों को। जब हम बोलते हैं, जैसे मैं भी आपको अभी आपको बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जगह-जगह पर विराम लेना पड़ रहा है, बीच-बीच में रुकना पड़ता है बातों को समझाने के लिए, या फिर आवाज़ में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करना पड़ता है। तो जब हम लिखते हैं, लिखने में भी जब हमें विराम लेना पड़ता है, चूँकि हम बोल रहे हैं तो आसानी से समझ लेंगे, लेकिन जब एक पेपर पर कुछ राइटिंग लिखी होगी, तो लिखने में अगर विराम नहीं लिया जाएगा, तो वो एक ही ले में उसको बोल दिया जाएगा, तो उसका अर्थ उस प्रकार से नहीं निकल पाएगा, जो उसकी भाव व्यक्त करने के लिए निकलना चाहिए था। है ना? तो ब्राह्म चिन्हों के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें, तो एक शब्द में अर्थ होता है इसका रुकना या फिर ठहरना। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें परिभाषा की, साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसके बाद में बात करते हैं परिभाषा की। विराम चिन्ह की परिभाषा हमें कैसे देना चाहिए कि एग्जामिनर पे एक विशेष प्रभाव पड़े। देखिए, लिखित भाषा में विचारों को स्पष्ट करने और वाक्यों के आपसी संबंध को बताने तथा पढ़ने वाले को सही भाव समझाने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अतः पढ़ते या लिखते समय जहां ठहराव की आवश्यकता होती है वहां लगाए जाने वाले सभी सांकेतिक चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सामान्य सी भाषा में और एकदम आसान तरीके से ये लिखा गया है, बताया गया है। इसके बाद में महत्व की बात कर ले, फिर हमारे हम मेन पॉइंट पर आएंगे जहां पर हमें बात करना है कि विराम चिन्ह एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं। ऐसे 12 विराम चिन्हों की हम बात करेंगे आज के सेशन में। विराम चिन्ह का महत्व और उपयोगिता यानी प्रासंगिकता की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या क्या महत्व है। सबसे पहले तो यानी विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो अर्थ की स्पष्टता लाने के लिए, यानी विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ अस्पष्ट या गलत निकल सकता है। जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो सामने वाले को समझाना चाहते हैं, उसका अर्थ हम सटीक रूप से नहीं निकाल पाते अगर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो। इसके अलावा भाव की अभिव्यक्ति, जैसे हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य का भाव हो या प्रश्न है ना, प्रश्नवाचक का भाव हो, तो भावों को लिखित रूप में विराम चिन्हों के माध्यम से सही ढंग से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से वाक्य सौंदर्य में भी वृद्धि हो जाती है। सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से भाषा सुंदर हो जाती है, पठनीय यानी कि पढ़ने योग्य हो जाती है और प्रभावकारी हो जाती है। इसके अलावा पाठक और वक्ता के बीच का सेतु भी ये मानी जा सकती है। जैसे यह पाठक को ये समझने में मदद करता है कि लेखक कहाँ पर रुकना चाहता है और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसके महत्व को और आसानी से समझने के लिए विराम चिन्हों का गलत प्रयोग कैसे अर्थ बदल सकता है, इस तथ्य को आप जरा पढ़ लीजिए, इससे आपको समझ आ जाएगा। अगर विराम चिन्ह का अर्थ माफ कीजिएगा, विराम चिन्ह अगर सही स्थान की अपेक्षा गलत स्थान पर लग जाए तो उसका पूरा अर्थ ही बदल सकता है। ये एक उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे, देखिए, दो वाक्य लिए हैं जबकि दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ विराम चिन्हों का फर्क है। कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रोको, फिर विराम चिन्ह है रोको मत जाने दो। क्या है, रोको मत जाने दो। यहाँ विराम चिन्ह रोको के बाद लगा हुआ है। इसका मतलब हो जाता है कि जाने से रोक लो, जाने से रोक लो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर जो लेखक है, लिखने वाला, वो कहां पर रुका है, उसने विराम कहां पर लिया, रोको के बाद। तो जैसे ही रोको के बाद विराम लिया, इसका मतलब है कि जाने मत दो, रोक लो उसे। लेकिन वहीं अगर हम इस विराम चिन्ह को रोको और मत के बाद लगा दें तो इसका अर्थ पूरी तरह बदल जाएगा कि रोको मत जाने दो, यानी उसे जाने दो, मत रोको। तो इन दो वाक्यों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह का भाषा में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, कितना महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। क्लियर है? चलिए अब जरा हम बात करते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। और इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत विराम चिन्हों के प्रकारों पर। कौन कौन से प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा अच्छे से इसको, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। एक चिन्ह होता है जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम। और संभवतः आप सभी इसका प्रयोग करते ही होंगे, और नहीं करते हो तो करना प्रारंभ कर देना। देखिए, फुल स्टॉप, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसा होता है और अंग्रेजी में एक बिंदु होता है। इसका उपयोग जब वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य के पूरी तरह समाप्त होने, वाक्य के, पूरी कहावत के नहीं, भाई पूरी की स्टोरी है, स्टोरी जब हम लिख रहे होते हैं तो जहां पर हमारा वाक्य यानी जो एक वक्तव्य होता है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत बाद में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो वहां पर अपने आप एक ठहराव सा आ जाता है। उदाहरण के लिए, भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है, बात कंप्लीट हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया। या राम अध्ययन कर रहा है, फुल स्टॉप लग चुका है। उसी प्रकार से एक अन्य है जिसे कोष्टक के रूप में,
कोमा के रूप में यूज करते हैं, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम अंग्रेजी में कोमा कह देंगे इसको, है ना, कोमा। अब हो सकता है कि हिंदी में आप में से बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन प्रयोग करते हैं वाक्यों में कोमा का। ठीक है, तो कोमा अंग्रेजी में बोला जाता है, जबकि हिंदी में इसे हम अल्प विराम कहते हैं। इसका उपयोग वाक्य बोलते या पढ़ते समय जहां बहुत थोड़ा या माइनर टाइम के लिए, थोड़े कम समय के लिए रुकना पड़ता हो, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, तो राम और श्याम के बाद में हमने छोटा सा अल्प विराम लिया है। अल्प विराम, अल्प विराम यानी थोड़ा सा विराम लिया, थोड़ा सा ठहराव आया है, इसलिए राम और श्याम के बाद में यहां पर क्या, अल्प विराम का साइन आ जाता है। जैसे हाँ मैं कल इंदौर जाऊंगा, तो हाँ के बाद थोड़ा सा विराम, और विराम के स्थान पर, क्योंकि वाक्य हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होता तो हम जो है पूर्ण विराम लगा देते, पूर्ण विराम का यूज करते। अल्प विराम कहां पर लगाएंगे, कोमा कहां पर लगाएंगे, जहां पर थोड़ा सा विराम लेना है और कहानी को कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, तीसरा नंबर का जो विराम आता है वो है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी आधा विराम। अब ये पूर्ण विराम, अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, लेकिन फुल स्टॉप से, पूर्ण विराम से थोड़ा कम। जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। यहां सिर्फ ठहराव का स्थान आपको समझना होगा। पूरी स्टोरी में ठहराव कितना लिया जा रहा है, पूरा ठहराव है, फुल है, तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, नहीं पूर्ण विराम लगा दीजिए। और अगर थोड़ी देर के लिए रुकना है तो अब वहां पर आप अल्प विराम का यूज करेंगे। लेकिन अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की अगर स्थिति हो तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या, अर्ध विराम को। अर्ध विराम यानी आधा ठहराव। ठीक है, अर्ध विराम, तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए सूर्योदय हो गया, तो ये हालांकि कंप्लीट हो चुका, लेकिन आगे हमें इसमें कुछ और भी बोलना है। सूर्योदय हो गया, वैसे तो अगर हमें इतना ही बोलना होता तो ये पूर्ण विराम हो जाता, लेकिन आगे और वाक्य जुड़ा हुआ है, चिड़ियां चहचहाने लगी। ठीक है, तो यहां पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे अर्ध विराम। ठीक है, जैसे कल रविवार है, विद्यालय बंद रहेगा, वाक्य एक ही है, लेकिन बीच में थोड़ा ठहराव आया है। उसी प्रकार से अगला जो है वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी से हमें सवाल, प्रश्न या प्रश्न पूछना हो तो उस केस में हमें पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर भी वाक्य पूरा हो जाता है, हमें पूर्ण विराम लगाना होता है, लेकिन अगर हम किसी सवाल पूछते हैं तो फिर हमें पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है, तो यहाँ अपने आप में प्रश्न है, क्या आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सब कंप्लीटली समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब होता है जब हमारे वाक्य में, हमारे भाव में या हमारे विचारों में हर्ष की स्थिति आ रही हो, या शोक आ रहा हो, घृणा आ रही हो, आश्चर्य हो, भय हो, या इसी प्रकार के कोई अन्य मन का भाव हो, जिसे प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे अंत में। फॉर एग्जाम्पल वाह, तो ये अपने आप में एक अलग ही स्थिति, है ना, को उत्पन्न करती है। ठीक है, हर्ष को उत्पन्न करते हैं। वहीं अरे, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ऐसे शब्द है जहां पर हमारे मन का एक स्पेशल भाव, उसके तुरंत बाद में हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना होता है। उसके बाद हमें अपनी कहानी को शुरू करना होता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है ना। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे कि एक अन्य चिन्ह होता है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं या फिर संयोजक चिन्ह कहते हैं। संयोजक चिन्ह ये आप लोगों ने देखा ही होगा। संयोजक, जब देखिए दो शब्दों को जोड़ने या द्वंद्व समाज में पदों के बीच या तुलनात्मक शब्दों जैसे सा, सी, से के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सामान्य रूप से याद रखिएगा, जब दो शब्दों को जोड़ने की बात आती है तो हम इस प्रकार के जो है संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता के बीच में, माता पिता दोनों के साथ जोड़ रहे हैं हम, इसलिए हमने बीच में क्या, संयोजक चिन्ह का यूज किया। उसी प्रकार से सुख दुख, रात दिन, चांद या चांद सा या चेहरा आदि आदि, है ना। तो जब हमें एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ करके दर्शाना होता है तो उस केस में, उस परिस्थिति में हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की। निर्देशक चिन्ह की, यहाँ पर अभी आपने देखा यहाँ पर जो संयोजक चिन्ह था ये थोड़ा सा छोटा था, इसकी साइज थोड़ी सी लंबी कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो बढ़ने से संयोजक चिन्ह क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, निर्देश देने वाला। जैसे इसका आकार संयोजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, इसका प्रयोग किसी बात का उदाहरण देने, कथन को स्पष्ट करने या संवाद में किया जाता है। उदाहरण के लिए अध्यापक, कल सभी छात्र अपनी पुस्तक लाएं। समझ पा रहे हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, तो जो भी आप आगे लिखने चाहते हैं, तो जब भी कोई निर्देशित चिन्ह या निर्देशित वाक्य की स्थिति आ जाती है तो उस केस में हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 8 में यानी प्रकार नंबर 8 में अगर देखें तो उद्धरण चिन्ह आता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में आप लोगों ने देखा होगा, जो है इसको इन्वर्टेड कोमा हम बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। तो अंग्रेजी में तो पता है इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, बट हिंदी में इसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक हरा जिसमें सिंगल सिंगल लगते हैं, किसी पुस्तक का नाम लिखना हो, उपनाम लिखना हो, कवि का नाम लिखना हो और स्पेशली दर्शाना हो उसको, तो हम वहां पर क्या करेंगे, इस उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला दर्शाना था, निराला हिंदी के महान कवि है, निराला को स्पेशली दर्शाना हुआ हमें, तो वहां पर हमने इन्वर्टेड कोमा का यूज कर लिया। और एक दोहरण उद्धरण होता है जिसमें डबल इन्वर्टेड होता है, डबल इन्वर्टेड, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के कहे गए कथन जो का त्यों लिखने के लिए, उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा आ जाता है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और अब बढ़ेंगे इसके टाइप नंबर 9 की ओर। टाइप नंबर 9 में है कोष्टक चिन्ह, कोष्टक, इसे अंग्रेजी में हम ब्रैकेट कहते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा कब यूज करना होता है इसको। तो वाक्य के किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या नाटकों में पात्रों के भाव को दर्शाने के लिए इन्वर्टेड माफ कीजिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई कठिन शब्द है, उसका अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। जैसे धर्मराज, धर्मराज को युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहा गया है, तो धर्मराज जैसे कि अपने आप में कठिन शब्द है, धर्मराज कौन, तो हम जैसे हम लिखते हैं ना उपनाम, उसी के प्रकार से कोष्टक में हम लिख देंगे धर्मराज युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के माध्यम से आप धर्मराज का मतलब समझ जाएंगे, सत्य के प्रतीक है। उसी प्रकार से राजा, क्रोध में आए हुए, ठहरो, तो राजा ने कहा ठहरो, लेकिन कौन सा भाव उनके अंदर है, तो क्रोध में, क्रोध, क्लियर हुआ। उसी प्रकार से टाइप नंबर 10 है यहाँ पर विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये इस प्रकार सा विवरण चिन्ह होता है जो पॉइंट के आगे हम लगा करके आगे उसका विवरण प्रदान करते हैं। जब किसी बात का विवरण या सूची नीचे देनी होती हो तब इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अक्सर हम जब आप नोट्स भी बनाते हैं तब भी ये लिखते ही है ना, एक बुलेट पॉइंट लिख दिया, उसके बाद में आपने विवरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ कोलोन को या डिटेल को डाल दिया और उसके बाद में आपने पूरी स्टोरी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे एक वचन या बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं, हालांकि एक वचन और बहुवचन दो अलग टाइप में। उसी प्रकार से जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और अब बात करेंगे, लास्ट दो और बचे हैं आप लोगों के, विराम चिन्ह, जिसमें लाघव चिन्ह होता है, संक्षेपक लाघव चिन्ह, ठीक है। और एक होता है आपका त्रिपूरक अंशपद चिन्ह, ये त्रिपूरक, इसको भी आपने कई बार यूज किया। जैसे देखिए लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर के आगे यह चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण देख लें, तो उदाहरण देखिए, जैसे हमें पंडित लिखना है तो पंडित के स्थान पर क्या लिख देंगे, पा लिख करके आगे हमने लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह लगा दिया। उसी प्रकार जब डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के आगे भी हम क्या करते हैं, डा लिख करके और उसके आगे संक्षेपक चिन्ह का यूज करते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा लिखने के स्थान पर हम बीए लिख देते हैं, है ना। और उसी प्रकार से त्रिपूरक या हंसपद चिन्ह जो होता है, कैरेट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका लिखते समय यदि वाक्य में कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है, हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, अब कोई शब्द छूट गया, कोई अक्षर छूट गया जिसे बीच में हमें लिखना था लेकिन नहीं लिख पाए, तो क्या करते हैं, उस शब्द के ऊपर, उस शब्द के ऊपर लिखने के लिए नीचे यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि ये हमारा पूरा सेंटेंस है, शब्द या अक्षर, ठीक है। अब ये शब्द या अक्षर, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं फिर आपको अच्छे से वो समझ आएगा। देखिए
ठीक है, अब पेन लेते हैं। इसे मान ले कि यहाँ पर ये वाक्य था कि वाक्य में कोई अक्षर या शब्द छूट जाता है। ये पूरा हमारा वाक्य था एक। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि मैंने अक्षर को लिखना भूल गया, लेकिन बाद में याद आया कि अक्षर लिखना है, तो क्या करेंगे? तो यहां पर साथियों हम जो है इसमें एक ये चिन्ह लगा देंगे। ये वाला चिन्ह लगाया, कौन सा? त्रिपूरक चिन्ह लगाएंगे और इस अक्षर को यहां ऊपर लिख देंगे, अक्षर। तो इससे ये समझा जाएगा, जब पढ़ने में आएगा तो कोई शब्द या ये अक्षर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये शब्द जो लिखा गया है वो ऊपर लिखा गया है, तो अक्षर छूट जाता है, तो ये ऊपर कवर हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे उदाहरण में दिया गया है कि राम कल दिल्ली जाएगा। यदि दिल्ली छूट गया हो तो राम कल के बाद में ये कोमल, ये जो है साइन हमारा त्रिपूरक का ये लगा दिया है ना, लगा करके ऊपर हम उसके ऊपर जस्ट ऊपर दिल्ली लिख देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आपके ये 12 चिन्ह पूरी तरह का तैयार है, कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है और एक बार रिवीजन लगाना है तो एक बार सेशन को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपका सेशन पूरी तरह, आपका टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। कल वाले सेशन में साथियों हम बात करेंगे, अभी सेशन कंटिन्यू चल रहा है आपका और कंटिन्यू ही चलेगा। 17 लेक्चर टोटल होने वाले हैं सीरीज में, जिसमें 14वें लेक्चर पर हम बात करेंगे पल्लवन और संक्षेपण की। क्या होता है पल्लवन संक्षेपण, इसको पूरे विस्तार से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। लेकिन आप लोगों से विशेष मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। जो अगर फर्स्ट ईयर के कोई छात्र हैं, आपके संपर्क में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप है या किसी भी ग्रुप में है, तो सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच पाए, ये सीरीज पहुंच पाए। क्योंकि मैं सभी क्लासेस की जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट की है, थर्ड ईयर में भी न्यू बैच चल रही है और फर्स्ट ईयर में अभी इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हैं हम न्यू बैच के तहत ही, और हिंदी भी लगभग कंप्लीट ही होने वाली है, कुछ ही सेशन और बचे हुए हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, पुराने कोर्सेस है हमारे, वो कंप्लीट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस सबके अलावा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, अगर मार्केट की किताबें आपको समझ नहीं आती, पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो आप हमारे द्वारा तैयार किया गया स्पेशल पीडीएफ कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। उसके लिए 399 के अमाउंट पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अवेलेबल कर पाया जाता है। कैसे मिलेगा ये? तो उसके लिए अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर दिए गए, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो और साथ साथ में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर अगर ये नंबर सेंड कर दे, ये स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हो, तो बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों थर्ड ईयर तक आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कल वाले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।